हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड में। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासेस चल रही हैं उसके अंतर्गत आज आपकी सीडीपी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक क्या है, ब्लूम टैक्सोनॉमी या फिर ब्लूम का सिद्धांत। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, ब्लूम टैक्सोनॉमी अथवा ब्लूम सिद्धांत। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि बेंजामिन ब्लूम जो थे वह अमेरिका के निवासी थे। पहला पॉइंट क्या है, बेंजामिन ब्लूम कहाँ के निवासी थे, अमेरिका के निवासी थे। और इन्होंने जो ये अपनी थ्योरी दी यह किस बारे में थी कि इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। इन्होंने क्या किया, जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं, जो हम शिक्षण कार्य करते हैं, जो उसके उद्देश्य होते हैं, उसका वर्गीकरण किया था तथा इसे 3 भागों में बांटा। पहला है ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक तथा क्रियात्मक। प्रश्न बनता है ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा, तो 3 भागों में, जो कि हैं ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। चलिए देखते हैं, ज्ञानात्मक पक्ष पहले देख लेते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष, इसका वर्गीकरण ब्लूम ने 1956 में किया। तो इसका वर्गीकरण ब्लूम ने 1956 में किया था। यह मानसिक क्षमताओं से संबंधित होता है। इसके उद्देश्य को सरल से कठिन और शिक्षण अधिगम के निम्न स्तर से ऊंचे स्तर तक ले जाने के लिए दृष्टिकोण से 6 भागों में बांटा गया है। तो ज्ञानात्मक पक्ष जो होता है वह मस्तिष्क के अर्थात मानसिक क्षमताओं से संबंधित होता है। इसमें जो मानसिक पक्ष होते हैं उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है और इसको सरल से कठिन की ओर ले जाने के लिए और निम्न स्तर से उच्च स्तर, शिक्षण अधिगम के निम्न स्तर से उच्च स्तर तक ले जाने के लिए 6 भागों में ज्ञानात्मक पक्ष को भी बांटा गया है। चलिए देखते हैं उन 6 भागों को। इसमें है पहला ज्ञान। पहला जो होता है वह ज्ञान होता है। इसमें क्या होता है, आंकड़े या जानकारी याद कराई जाती है। इसमें स्मरण कराया जाता है, प्रत्यक्ष स्मरण कराया जाता है। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है समझबूझ। समझबूझ क्या होता है, जो चीज़ें याद कराई गई होती हैं उसको समझाया जाता है, उसको समझने का विकास किया जाता है, समझने के कौशल का विकसित किया जाता है। तीसरा है अनुप्रयोग। तीसरा अनुप्रयोग क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो चीज़ें हम बच्चों को समझा दिए होते हैं उसका हम प्रयोग किस किस स्थिति में कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कर सकते हैं, नई परिस्थिति में कैसे उस समझी हुई चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं, उसको समझाया जाता है। आगे है चौथा विश्लेषण। विश्लेषण में क्या होता है कि जो तथ्य या जो भी टॉपिक हम समझाए रहते हैं उसको हम तोड़ तोड़ के अलग अलग करके उसके जो भागों को है उसके भागों को हम अलग अलग करके समझने का प्रयास करते हैं, जिससे उसके सारी चीज़ें उसे हमें समझ में आ जाए, उसके तथ्यों को हम निकाल सकें, उसके निष्कर्ष को हम निकाल सकें। तो इसमें क्या होता है कि जो तथ्य हम समझे रहते हैं उसको भागों को अलग अलग किया जाता है, जिससे उसके तथ्य क्या कह रहे हैं, वो कहना क्या चाहता है वह टॉपिक, और उसका निष्कर्ष क्या निकलता है उसको अलग अलग करके समझा जाता है। आगे देखते हैं पांचवा ही संश्लेषण। संश्लेषण में क्या होता है कि विश्लेषण करने के बाद संश्लेषण होता है ओवरऑल व्यू। ओवरऑल व्यू मतलब क्या होता है कि ओवरऑल चीज़ों को हम समझने का प्रयास करते हैं, जो तथ्य होता है किसी टॉपिक जो हम पढ़े रहते हैं उसको ओवरऑल ऊपर से समझने का प्रयास करते हैं कि टोटल कुल मिला के उसे हम क्या कह सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। और लास्ट में हम मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या होता है कि हम चीज़ों को कितना सीखें, किस प्रकार सीखें, कैसे सीखें आदि। चलिए अब आगे इसको देख लेते हैं एक बार। और ये जो फिगर बना है ध्यान रखिएगा, ये फिगर 1956 वाला फिगर है। 1956 ब्लूम टैक्सोनॉमी जो थी उसका फिगर है, लेकिन यह टैक्सोनॉमी 2001 में संशोधित भी हुई है, जिसका फिगर अभी आगे आप उसको देखेंगे। लेकिन 1956 के अनुसार अगर पूछेगा, इसमें प्रश्न बनता है कि 1956 की टैक्सोनॉमी के अनुसार जो ट्रायंगल बनता है, जो पिरामिड बनता है, उसमें सबसे ऊपर कौन से टॉपिक होता है, कौन सा तथ्य होता है, तो इवैल्यूएशन होता है। प्रश्न बनता है कि सबसे ऊपर क्या होता है, इवैल्यूएशन होता है। लेकिन अगर प्रश्न बनेगा कि 2001 में सबसे ऊपर पिरामिड में क्या होता है, तो क्रिएट होता है। ध्यान रखिएगा। अभी आप उसको फिगर मैं उसको लाइए दिखा देता हूँ, अभी दिखा देता हूँ। ये फिगर है। ये जो फिगर है ये कब वाला है, ये 2001 में जो टैक्सोनॉमी जो संशोधित की गई उसका है। इसमें सबसे नीचे होता है रिमेंबर, मतलब किसी भी चीज़ को याद करना। उसके बाद अंडरस्टैंड, उसको समझना। उसके बाद अप्लाई होता है, चीज़ों को अप्लाई करना विभिन्न परिस्थितियों में। उसके बाद एनालाइज किया जाता है, उसको वही एनालाइज किया जाता है। एनालाइज करते हैं कि हम क्या सीखें, किस प्रकार सीखें। और इवैल्यूएशन। एनालाइज का मतलब क्या होता है कि रिलेशनशिप्स, काजेज, कनेक्शन। एनालाइज का मतलब होता है कि उसके संबंध किस किस चीज़ों से हैं, उसके करने के क्या क्या कॉजेज हैं, उसके कनेक्शन कहाँ कहाँ हैं, कंपेयर करते हैं। मतलब विभिन्न चीज़ें, जो विश्लेषण और संश्लेषण होता है उसको एक ही चीज़ों में, जो 2001 वाली टैक्सोनॉमी है, विश्लेषण और संश्लेषण जो पार्ट है उसको एक करके एनालाइज कर दिया गया है। उसके बाद क्या होता है, इवैल्यूएट होता है। उसके बाद पांचवा पार्ट इवैल्यूएट होता है। जो 1956 वाले में लास्ट भाग था मूल्यांकन, वह इसमें क्या होता है, पांचवा भाग होता है। और लास्ट में क्या होता है, क्रिएट होता है। इसमें क्या होता है कि हम कुछ नया ज्ञान बनाते हैं। इसमें क्या होता है, हम कुछ नया ज्ञान बनाते हैं। तो प्रश्न बनता है कि जो 2001 वाली अगर टैक्सोनॉमी पूछे जाएगा कि पिरामिड में सबसे ऊपर क्या होता है, तो क्रिएट वर्ड होता है, जिसमें हम नए ज्ञान को बनाते हैं। उसके बाद इवैल्यूएट होता है। लेकिन अगर प्रश्न बनेगा कि 1956 वाली टैक्सोनॉमी में सबसे ऊपर क्या होता है, तो इवैल्यूएशन होता है या फिर मूल्यांकन होता है। चलिए अब इसको देख लेते हैं।
इसमें क्या है, पहले जो ज्ञानात्मक पक्ष में है, पहला पार्ट होता है ज्ञान। इसमें क्या किया जाता है, बच्चों को आंकड़े या जानकारी को याद कराया जाता है या फिर रिकॉल कराया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, आंकड़े या जानकारी को या तो स्मरण कराया जाता है या फिर प्रत्यय स्मरण कराया जाता है और इसके कराने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है बोध, सेकंड स्तर बोध होता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें बच्चों को जो ज्ञान कराया गया होता है, जो ज्ञान याद कराया गया होता है, उसकी समझ विकसित की जाती है। मतलब सेकंड स्टेप में क्या होता है कि जो ज्ञान याद कराया गया होता है उसकी समझ विकसित की जाती है, जैसे अर्थ को समझना, समस्याओं की व्याख्या करना आदि। तीसरा स्टेप क्या होता है, तीसरा स्टेप होता है अनुप्रयोग करना। अनुप्रयोग करना क्या होता है कि जो चीज़ें हम सीखे रहते हैं उसका किस परिस्थितियों के अनुसार हम किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं, यह बताया जाता है। चौथा स्टेप होता है इसमें, चौथा स्टेप होता है विश्लेषण। मतलब इसमें क्या होता है, जो हम आत्मसात किया हुआ ज्ञान होता है, जो हम ज्ञान को सीख लिए होते हैं, उसके जो भिन्न भिन्न भाग होते हैं उसको अलग अलग करके हम सीखते हैं, अलग अलग करके देखते हैं ताकि उसके तथ्यों और निष्कर्षों को समझा जा सके। हम जो सीखा हुआ ज्ञान है उसको अलग अलग पार्ट को करते हैं, अलग अलग करके सीखते हैं, देखते हैं ताकि उसके तथ्यों और निष्कर्षों को समझा जा सके। उसके बाद पांचवा स्टेप होता है संश्लेषण। इसमें क्या होता है कि हम जो अलग अलग किए होते हैं जो विभिन्न भागों को, हम उसको ओवरऑल देखने के लिए संश्लेषित कर देते हैं। मतलब हम ओवरऑल प्रीव्यू लेते हैं। संश्लेषण इस विधि में क्या करते हैं, जो हम चीज़ें सीखे रहते हैं उसका ओवरऑल व्यू लेते हैं, ओवरऑल प्रीव्यू लेते हैं, यही है संश्लेषण। और छठा क्या होता है मूल्यांकन। इसमें क्या होता है, इसमें सीखे गए ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है कि कितना सीखा गया। इसमें क्या किया जाता है कि सीखे गए ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है कि कितना सीखा है। तो एक बार फिर इसको देख लेते हैं हम। 1956 वाली टैक्सोनॉमी का अगर फिगर पूछ लिया जाए तो उसको याद कर लीजिएगा। पहला स्टेप क्या होता है, नॉलेज होता है, ज्ञान होता है। उसके बाद क्या होती है, समझ होती है। उसके बाद अनुप्रयोग होता है। उसके बाद क्या होता है, विश्लेषण। उसके बाद क्या होता है, संश्लेषण। और लास्ट में क्या होता है, इवैल्यूएशन। ध्यान रखिएगा, इसमें एक और प्रश्न बनता है कि ये जो 3 स्टेप होते हैं ये क्या होते हैं, ये हॉट्स होते हैं। हॉट्स क्या होता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। मतलब इसमें ज़्यादा आपके दिमाग की जो थिंकिंग स्किल होती है उसका हायर ऑर्डर होता है, मतलब इसमें आपके ज़्यादा दिमाग लगते हैं। और जो ये नीचे के 3 होते हैं ये लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल होते हैं। तो सीटेट में प्रश्न बन चुका है कि निम्न में से हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार कौन सा पद है, तो वह इसमें से दे देंगे। 3 दे देंगे एप्लीकेशन, कॉम्प्रहेंशन, नॉलेज, और 1 दे देंगे सिंथेसिस। तो सिंथेसिस हो जाएगा। तो इसको याद कर लीजिएगा कि जो नीचे के 3 होते हैं ये क्या होते हैं, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल या फिर लॉट्स होते हैं। और जो ऊपर के 3 होते हैं ये क्या होते हैं, हॉट्स होते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। मतलब इसमें दिमाग का ज़्यादा यूज होता है और इसमें दिमाग का कम यूज होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है, दिमाग का उच्चतम स्तर का यूज होता है। प्रश्न बनेगा कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल निम्न में से कौन सा पद होता है ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार। तो पहला ऑप्शन नॉलेज दे दिए, दूसरा कंप्रहेंशन, तीसरा एप्लीकेशन, चौथा एनालाइज दे दिए। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एनालाइज हो जाएगा, क्योंकि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल एनालाइज होता है। इससे प्रश्न बहुत ज़्यादा बनता है। और दूसरा प्रश्न कहाँ से बनता है, दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि 1956 वाली टैक्सोनॉमी के अनुसार कि पिरामिड जो बनता है उसमें सबसे ऊपर कौन सा पद होता है, तो इवैल्यूएशन होता है। ध्यान रखिएगा। और अगर कोई पद ना पूछे, अगर मतलब कोई सन ना पूछे, डायरेक्ट दे दिया जाए ब्लूम टैक्सोनॉमी में सबसे ऊपर कौन सा पद होता है पिरामिड में, तो इवैल्यूएशन हो जाएगा, क्योंकि इसे ही वरीयता दी जाएगी। और जो 2001 वाली जो फिगर है उसको भी याद कर लीजिए। इसमें क्या होता है, पहले रिमेंबर होता है, उसके बाद अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएट और क्रिएट। दोनों फिगर को याद कर लीजिएगा, इन फिगरों से ही प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। आगे देखते हैं, दूसरा पक्ष देख लेते हैं, भावात्मक पक्ष। दूसरा पक्ष होता है भावात्मक पक्ष। इसमें क्या होता है, इसमें वे तरीके शामिल होते हैं जिनसे हम भावात्मक रूप से सामना करते हैं, जैसे तारीफ करना, उत्साह करना, प्रेरणा आदि। तो भावात्मक पक्ष में क्या होता है कि वे तरीके शामिल होते हैं, शैक्षिक उद्देश्य के वे तरीके शामिल होते हैं जिसमें हम भावात्मक रूप से सामना करते हैं। जैसे किसी बच्चे को तारीफ कर दीजिए तो और ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करता है, उत्साह अगर उसका बढ़ाएंगे तो वो और ज़्यादा उसको प्रेरणा देंगे तो वो और ज़्यादा पढ़ेगा ना। तो ये भावात्मक पक्ष दूसरा पक्ष होता है इसमें ब्लूम की टैक्सोनॉमी में। तीसरा आप देख लेते हैं, तीसरा होता है क्रियात्मक पक्ष। तीसरा कौन सा होता है, क्रियात्मक पक्ष या फिर साइकोमोटर डोमेन। इसमें क्या होता है, इसमें शारीरिक हलचल, मोटर स्किल के क्षेत्र आदि शामिल होते हैं। इसमें शारीरिक गतिविधियां जो होती हैं, जो शरीर से संबंधित गतिविधियां होती हैं, क्रियात्मक पक्ष में आती हैं। तो इसमें क्या होता है कि शारीरिक हलचल, मोटर स्किल्स जो होती हैं, जो फाइन मोटर स्किल्स होती हैं और ग्रॉस मोटर स्किल्स होती हैं, आदि के क्षेत्र इसमें शामिल होते हैं। अब देख लेते हैं इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहली बात तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला क्या था कि यह ब्लूम की टैक्सोनॉमी है और 1956 में ब्लूम ने इसे दिया था। और ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक 3 पक्षों में शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया। उसके बाद क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, उसके बाद इंपॉर्टेंट है, उसके बाद पूछा जाता है कि इसे जो ज्ञानात्मक पक्ष है उसे कितने भागों में बांटा गया है, तो उसे 6 भागों में बांटा गया है। ज्ञानात्मक पक्ष को कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में बांटा गया है। 1956 की टैक्सोनॉमी के अनुसार वे 6 भाग कौन से हैं, नॉलेज है, कॉम्प्रहेंशन है, एप्लीकेशन है, एनालाइज है, सिंथेसिस है और इवैल्यूएशन है। अब प्रश्न पूछा जाता है कि 1956 की जो टैक्सोनॉमी थी, जो पुरानी टैक्सोनॉमी थी, उसमें सबसे ऊपर पद कौन सा होता है, सबसे लास्ट पद कौन सा होता है, तो इवैल्यूएशन होता है।
और अगर पूछ लेगा कि 2001 में जो संशोधित टैक्सोनॉमी आई उसमें सबसे ऊपर पद कौन सा होता है, तो उसमें क्रिएट होता है, ध्यान रखिएगा। वो फिगर भी देखेंगे फिर से दोबारा। और दूसरा प्रश्न क्या बनता है इसमें, दूसरा प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन सा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार। तो जो ऊपर के 3 पद होते हैं वो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है, इवैल्यूएशन, सिंथेसिस, एनालाइज। और जो नीचे के 3 हैं वो क्या है, ये क्या है, लॉट्स हैं। ये क्या है, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, मतलब इसमें मस्तिष्क का कम यूज होता है लेकिन कम होता है, इसमें ज़्यादा होता है। ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल होते हैं। तो प्रश्न अगर पूछेगा निम्न में से कौन सा लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है, तो प्रश्न में है कि इवैल्यूएशन दे देगा, सिंथेसिस देगा, एनालिसिस देगा और कॉम्प्रहेंशन दे देगा। तो लोअर ऑर्डर पूछा है तो कॉम्प्रहेंशन हो जाएगा। उसके बाद ये तो समझा दिया। उसके बाद 2001 वाला फिगर भी याद कर लीजिए। इसमें पहला क्या है, रिमेंबर करना होता है, प्रत्यास्मरण। उसके बाद चीज़ों को समझना होता है। उसके बाद अप्लाई करना होता है। उसके बाद एनालाइज करना होता है और 5वां इवैल्यूएट और 6ठा क्रिएट होता है। उसके बाद जो 2 पक्ष अलग हैं, भावात्मक, जिसमें भाव से संबंधित जो उद्देश्य होते हैं उसको शामिल किया जाता है, और क्रियात्मक में क्रिया से संबंधित जो गतिविधियाँ होती हैं उसे शामिल किया जाता है। चलिए फिर आशा करता हूँ कि आपको ये ब्लूम टैक्सोनॉमी समझ में आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य टॉपिक भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उससे ज्वाइन हो जाइए, आपको सारी पीडीएफ वहीं मिलेंगी। चलिए फिर, धन्यवाद।